हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो हमारा कल एक क्वेश्चन रहेगा था बाकी थोड़ा सा, ऑल्सो वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आज हम करते हैं कि हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो जो कल का क्वेश्चन था, तो यहाँ लिखते हैं वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आज हम करते हैं इसको वेरीफाई। अब देखें, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए। हम देखा था कि बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या था कि डबल इंटेग्रल ऑन सरफेस एफ वेक्टर एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटेग्रल ऑन वॉल्यूम डाइवर्जन एफ वेक्टर डी वी। तो यहाँ पर हमने जो डाइवर्जेंस एफ वेक्टर और डी वी हमने कल कल हमने सॉल्व कर लिया था और हमारा आंसर आया था 4 पाई। ओके, हमारा आंसर कितना आया था? 4 पाई। तो आज हमने जब वेरीफाई करना है तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 4 पाई आना चाहिए, तभी ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, सरफेस का केस है। जो कल हमने केस किया वो था वॉल्यूम का केस, आज है हमारे पास सरफेस का केस। ओके, तो जो सरफेसेस हमारे हैं, ये जो हमारे 3 सरफेस हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम कि सरफेस एस कंटेनिंग 3 सरफेसेस। कौन कौन सरफेसेस हैं वो? S1 S2 S3। ठीक है, सिंपली कि जो सरफेस S है ये पूरा एक, अगर हम मिलाएं तीनों को जोड़ दें तो ये बनता है सरफेस S। ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये बनता है सरफेस S। और ये सरफेस S के अंदर 3 सरफेस और हैं, S1 S2 S3, हमने वो यहाँ लिखा। अब अगर 3 सरफेस हैं तो ये जो इक्वेशन है सरफेस वाली, वो 3 सरफेस के लिए अलग अलग होगी। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, डबल इंटेग्रल यहाँ लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने कल माना था इक्वेशन नंबर 1 ऑफ 1। तो ये है सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल S1 एफ वेक्टर एन कैप डी एस प्लस S2 एफ वेक्टर एन कैप डी एस प्लस सरफेस इंटेग्रल S3 या फिर डबल इंटेग्रल एफ वेक्टर एन कैप डी एस। अब हम क्या करेंगे, इन S1 को, S2 को और S3 को हम सोल्व करेंगे। मतलब सरफेस इंटेग्रल जो ये वैल्यू है, इसको हमने सोल्व करना है, तीनों को जोड़ देना है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम क्या पिक करते हैं? S1। ओके, पहले हम क्या पिक करते हैं? S1। इन केस ऑफ सरफेस S1, तो अगर हम सरफेस S1 को देखें, एक्चुअली कल हमने क्या लिया था, हम वैसे ही लेंगे। हमने सरफेस S1 ये लिया था और सरफेस S2 ये लिया था, तो हम सेम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, हमने वही करना है तो थोड़ा हमें इजी रहेगा कि कल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको S2 S1 मान के, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा जैसे कल था तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए सही रहेगा, मतलब चेंज नहीं आएगी। तो S1 S2। ओके, अब सरफेस जो S1 है ये कहाँ लाई कर रहा है? ये x और y प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो इक्वेशन है इस सर्कल की वो कितनी है? तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके,
तो यहाँ जो इक्वेशन ऑफ सर्कल की थी हमारी ये रही है। और उसके बाद जो लिमिट्स की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो ऐसे फाइंड करेंगे कि जो क्योंकि हमारा जो इसका रेडियस है इस सर्कल का वो कितना है 2, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 है तो जो सर्कल का रेडियस है मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी, तो वो आएगी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0, 2, 0 और यहाँ पर जो हमारे पास इसकी जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, 0, 0। ठीक है, तो इससे हमें ये चल गया पता कि जो हमारा रेडियस है वो 2, तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यू आएगी लिमिट्स ऑफ x इक्वल टू -2 to x इक्वल टू 2 एंड लिमिट्स ऑफ y। तो y की वैल्यू को हमने क्या करना है स्टूडेंट की कल हमने एक और डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद होगा तो उसको हमने क्या किया था, मैं यहाँ पर फिर दोबारा और डायग्राम में दोबारा आपको यहाँ बना देता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि x और y प्लेन बनाया था कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो यहाँ पर हमने बनाया था एक सर्कल और जो x की वैल्यू हमने जो ली थी लिमिट्स की वैल्यू वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ली थी। ये हमारा था 2, 0 और ये पॉइंट था -2, 0। उसके बाद जो y की जो लिमिट थी वो हमने बनाई थी, स्ट्रिप बनाई थी। तो इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू थी हमने वो लेनी है। तो इन दोनों पॉइंट पे जो y की वैल्यू थी वो थी y इक्वल टू -√4 -x² टू y इक्वल टू √4 -x²। तो यहाँ पर हमारे पास x और y की लिमिट्स की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए n कैप की वैल्यू। अगर हम देखें स्टूडेंट ये x y प्लेन हमारा नीचे की तरफ है तो ये हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इससे हमें क्या चल रहा है पता कि जो n कैप की हमारे पास वैल्यू है वो कितनी आएगी, -k कैप। ठीक है, ये क्यों आई -k कैप, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। क्योंकि अगर एक्स वाई प्लेन है, इसके अगर ऊपर हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर अगर लगाएं तो वो किस साइड को होगा, वो नीचे की ओर होगा। और अगर ये जो हमारे पास होता है, आपको पता है ना कि जो एक्स एक्सिस होता है इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। जो वाई एक्सिस होता है इसका होता है जे कैप, और जो जी एक्सिस होता है इसका होता है के कैप। और तो जो इसका इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर है वो इस के कैप के ऑपोजिट होगा, मतलब जी एक्सिस के ऑपोजिट होगा। तो अगर ऊपर को वो के कैप है तो नीचे को क्या होगा, -k कैप। तो हमने वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब इसको हमने सोल्व करना है आगे। इन सारी इक्वेशंस को हम इसके अंदर अपने S1 के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास इसका S1 का आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है, लिखना है S1 F वेक्टर n कैप ds। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे लिमिट की वैल्यू, जो हमारे पास x की वैल्यू है वो है -2 to 2, ओके। उसके बाद जो y की वैल्यू है वो है y इक्वल टू -√4 -x² एंड √4 -x²। उसके बाद y की वैल्यू f की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो f की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, xi कैप, ये लिखते हैं xi कैप -yj कैप एंड प्लस z² -1 k कैप। ये हमारे पास आ गया f वेक्टर। उसके बाद क्या है n कैप। तो n कैप हमने यहाँ पीछे क्या निकाला है, तो जो n कैप की वैल्यू है वो हमारे पास है -k कैप। तो यहाँ लिखते हैं -k कैप। अब यहाँ बात आती है ds। तो ये जो हमारे पास सर्कल है, जो हमारे पास ये सरफेस है और ये सर्कल है, ये x और y प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो ds की हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी dx dy, ओके। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। क्या वैल्यू हमारे पास होगी, dx एंड dy। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ देखें -k कैप है और यहाँ पर है k कैप, ठीक है। तो अब आपने एक बार और गौर करनी है कि इन एक्स वाई प्लेन जो z की वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो z है यहाँ पर हमने 0 पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, -1k कैप, ओके, अंडरस्टूड। हमने जहाँ पर z है वहाँ पर हमने 0 पुट करना है, तो ये बन जाएगा -1k कैप या फिर -k कैप।
और ये माइनस के कैप को यहाँ क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस के कैप डॉट माइनस के कैप क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -1। और अगर ये साथ में क्या आई कैप और डॉट के कैप तो वो क्या होता है 0, और जे कैप डॉट के कैप क्या होता है 0। तो यहाँ पर ये दोनों जो हमारे वैल्यूज़ है ये तो 0 बन जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ इसका ही आंसर आएगा। और यहाँ पर 0 को हमने जी को हमने 0 पुट किया तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो यहाँ पर हम लिखते हैं आगे, वो आएगा -2 to 2 -4 x स्क्वायर 4 x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, वैनिश हो जाएगा dy एंड dx। मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि अब हमने सबसे पहले जो इंटीग्रेट करना है वो करना है विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि जो y का जो लिमिट है वो वेरिएबल में है और जो x की लिमिट है वो कांस्टेंट में है। तो जो मतलब जिसकी लिमिट्स की वैल्यू वेरिएबल में होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, उसको हम पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर बन गया वही हमारा जो कल हमने किया था, क्या हमने किया था डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसी अगर कंडीशन बन जाए हमारे पास तो हम करते हैं आगे 2 लगा देते हैं यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर ये 2 हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पर हम करेंगे 0 to 4 x स्क्वायर dy एंड dx। ठीक है, तो ये 2 अंदर आना था क्योंकि कांस्टेंट है, तो मैंने 2 इसलिए पहली बार मतलब बाहर निकाले, क्योंकि ये कल एक्चुअली ये स्टेप हमने कल 2 बार ही किया तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 हमारे कांस्टेंट्स को सारा ही बाहर निकाल लेते हैं, -2 to 2 एंड इसको हम करेंगे तो ये बन जाएगा y आएगा और ये बन जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। पहले मैं डायरेक्टली नहीं करता, मैं आपको लिमिट पुट करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा dx। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद -2 to 2 4 x स्क्वायर dx, ये हमने कल भी सोल्व किया था। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट। और इससे पहले यहाँ पर वही बन रहा है -2 to 2, तो मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है वो भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पहले से 2 था, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 a को निकल जाएगा बाहर। तो अब अगला स्टेप मैं यहाँ करूँगा तो ये बन जाएगा = 4 0 to 2 √4 x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4। इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये बन जाएगा हमारा स्टूडेंट x/2 √4 x स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 0 to 2। अब हम करेंगे अपर लिमिट पुट, तो 2/2 1 और यहाँ पर हमने 2 पुट किया तो बन जाएगा 4 - 4 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। 4/2 2 साइन वर्स 2/2 ये बन जाएगा 1 और साइन वर्स 1 क्या होता है π/2 और जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो ये पोर्शन सारा 0 बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ इसका तो सारा 0 बन जाएगा। उसके बाद साइन वर्स जो 0 पुट करेंगे तो साइन वर्स 0 0 ही होता है तो ये भी 0 बन जाएगा। तो मतलब लोअर लिमिट में ये सारा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत हमें है नहीं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा पास जो इसका आंसर आया वो आया 4π। ठीक है, तो हमारा ये S1 जो पार्ट था वो हमारा सोल्व हो गया। अब हम करते हैं S2 पार्ट स्टूडेंट, S2 पार्ट हम सोल्व करते हैं। तो S2 पार्ट हमारा क्या है हम वो देखते हैं। S2 F वेक्टर डॉट n कैप ds। ठीक है, अब देखें जो S2 हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये XY प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, XY प्लेन के पैरेलल है ये। ठीक है, वो दिख रहा है ना, ये हमारा S2 है, ये वाला, ये सारा पोर्शन मतलब ऐसे है और
ये एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थोड़ा इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर हम डायरेक्टली ना करें लिखें कि S2 सरफेस इज पैरेलल टू XY प्लेन, ठीक है, ओके। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी इसकी? इक्वेशन ऑफ सर्कल वही है x² + y² = 4। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगी हमारी x² + y² = 4 और लिमिट्स की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये एक्स वाई जो एक्सिस उसके पैरेलल है। लिमिट्स ऑफ एक्स एक्सिस सेम होगी स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा x = -2 to x = 2 एंड लिमिट्स ऑफ y एक्सिस y = -4 - x² to y = √4 - x², ठीक है। अब जो n कैप की हमारे पास वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या होगी? अब यहाँ देखिए क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये यहाँ पर है तो इसका जो हमारे पास एक्चुअली यूनिट वेक्टर होगा वो z की डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ होगा। तो n कैप की वैल्यू क्या होगी हमारी? n कैप की जो वैल्यू होगी वो होगी k कैप। अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन में, हम आगे करते हैं इसको। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर देनी है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x की जो लिमिट वो पुट करेंगे तो x = -2 to 2 और y की जो हमारे पास लिमिट होगी वो होगी -√4 - x² एंड √4 - x²। इसके बाद जो f वेक्टर की वैल्यू है तो f वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करनी है। ये आ जाएगी हमारे पास xi कैप माइनस yj कैप प्लस z² - 1 k कैप, ठीक है। डॉट k कैप हमारा क्या है एक्चुअली जो n कैप हमारा क्या है तो n कैप हमारा क्या है k कैप है, ओके। एंड जो ds की वैल्यू क्या है क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, x और y एक्सिस के पैरेलल है, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है तो dx dy आएगा हमारा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पुट करना है dx dy, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो सेम हमारा प्रोसेस है, यहाँ पर क्या आई कैप डॉट के कैप वो 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, यहाँ के कैप डॉट के कैप है, ठीक है। तो वो मतलब 0 नहीं होगा वो 1 होगा। और एक और बात जैसे कि पीछे हमने क्या भरा था कि जहाँ पर जी था वहाँ आपने 0 पुट किया था क्योंकि एक्स और वाई प्लेन में जो जी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन इस पॉइंट पे जो जी की वैल्यू है वो है 1, ठीक है। जिस पे सरफेस है वहाँ जी की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम जी को पुट करेंगे 1, जी को क्या पुट करेंगे 1। अगर हमने जी को 1 पुट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1² क्या होता है 1, तो ये बन जाएगा 1 - 1 0, ठीक है। ये तो पहले 0 बन गया तो हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, ये देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने लिखा -2 to 2 4 - x² to 4 - x² और ये हमारे पास ये बनना था। यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं 1 - 1 तो ये 0 बनता है, तो यहाँ बनता है 0 dx और dy और 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 0। तो मतलब जो S2 सरफेस था उसका जो आंसर है वो है हमारे पास आया 0, ओके। तो हमारे पास इतना हो गया। आपको मैं फिर समझा दूँ कि यहाँ पर z क्या है, z की जो वैल्यू है इस सरफेस में वो 1 है तो z को हमने यहाँ पर 1 पुट किया, जी को हमने 1 पुट किया तो 1 - 1 0 होता है, इसलिए सारा ही 0 बन गया, ओके। अब हम करते हैं S3 सरफेस। तो स्टूडेंट जो S3 सरफेस था हमारा वो देखो क्या है, पहले सबसे पहले वो देखते हैं। जो S3 सरफेस है वो ये वाला सरफेस है, जो कर्व सरफेस है ये हमारा S3 सरफेस है। इस सर्कल को छोड़ के और इस सर्कल को छोड़ के जो बाकी बचता है पोर्शन बीच वाला, मतलब आप कह लो कि इस हेड को छोड़ के और इस टेल को छोड़ के जो बीच वाला पोर्शन, बीच वाली बॉडी का पोर्शन, ये हमारा क्या है S3। तो S3 हमारा क्या है कर्व सरफेस। तो यहाँ लिखते हैं हम S3 इज अ कर्व
curved surface. Okay, S3 is a curved surface. 2 मिनट। तो अगर ये कर्व सरफेस स्टूडेंट, तो एक्चुअली ये है क्या, ये है तो सर्कल, एंड ऑल्सो इट इज़ अ सर्कल, इट इज़ ए सर्कल। और अगर ऐसा कोई कर्व सरफेस आ जाए तो हम जो सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 4, क्योंकि इक्वेशन तो सेम रहेगी सर्कल की, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, एक फंक्शन मान लेते हैं फाई। तो हम कह लेते हैं कि फाई = x² + y² = -4 = 0, ठीक है स्टूडेंट। और इसका हम निकालते हैं ग्रेडियंट फाई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्रेडियंट फाई हमने क्यों निकाला है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हमने क्या करना है, अगर कर्व सरफेस हो और जो हमें उस सरफेस की इक्वेशन दी है उसको हम एक फंक्शन मांग लेंगे, उसके बाद हम निकालना है ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई जब हम निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, आप ये देखें, आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल x² प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल y², ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा बन गया आई कैप और यहाँ पर आएगा जे कैप, ठीक है। अब इसको हम करेंगे और ये क्या कांस्टेंट है और z वाली हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो वो तो 0 हो ही जाएगा। तो ये हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, ये बनता है 2x आई कैप, और जो क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एक्चुअली क्या होता है 0, एंड 2y जे कैप। तो जो ग्रेडियंट फाई है वो हमारा आ गया 2x आई कैप एंड 2y जे कैप। अब हम निकालेंगे n कैप। तो जो हमारा n कैप होता है वो होता है ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई हमारा कितना है 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप अपॉन, अब क्या है मॉडुलस, तो मॉडुलस हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका होगा 4x² प्लस 4y²। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 2 निकालेंगे कॉमन और यहाँ से निकालेंगे 4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप अपॉन √x² प्लस y²। इसके बाद x आई कैप प्लस y जे कैप अपॉन ये x² प्लस y² की वैल्यू क्या होती है, तो हमने इससे निकाला है सर्कल की इक्वेशन से, क्योंकि जो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास थी वो थी x² प्लस y² = 4। तो x² प्लस y² की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 4, तो यहाँ पर आएंगे √4, और ये हमारा बन जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप अपॉन 4 का रूट होता है 2। तो हमारे पास n कैप की वैल्यू ये आ गई, ओके, ये हमारे पास आ गई n कैप की वैल्यू। तो अगर कर्व सरफेस हो तो n कैप की जो वैल्यू है हमने इस ढंग से निकालना है। हमने क्या करना है, जो उस सरफेस की इक्वेशन है, मान लो वो सर्कल है, तो उसको हमने एक फाई फंक्शन मान लेना है, उसके बाद निकालना है ग्रेडियंट फाई, और n कैप का जो फॉर्मूला ये होता है इस केस में ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो इसको हमने सोल्व करके निकाल लेना है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, n कैप की वैल्यू आ गई, और ds की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो ds हमारे पास है वो है dx डॉट dy। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो सोल्व कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है हमारे पास क्या था, S3 f वेक्टर डॉट n कैप ds। अब यहाँ पर बात आती है यूनिट्स की, ठीक है स्टूडेंट। तो यूनिट्स हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। S3 f वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो f वेक्टर की वैल्यू थी हमारे पास x आई कैप माइनस y जे कैप प्लस z² माइनस 1 k कैप, ठीक है। n कैप की वैल्यू क्या है, x आई कैप y जे कैप अपॉन 2, एंड ds की वैल्यू क्या है, dx dy। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा S3, एंड यहाँ पर क्या है, आई कैप डॉट आई कैप तो बन जाएगा x², ये 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन या कांस्टेंट, तो हमने बाहर निकाल लिया, एंड माइनस ये बन जाएगा
वाई स्क्वायर, यहाँ पर के कैप है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा dx एंड dy। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है इसको कि हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो हमारे पास जो S3 क्या है, एक सर्कल है, तो इसकी हम लेंगे पोलर फॉर्म। क्या लेंगे? पोलर फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज S3 इज अ सर्कल हैविंग इक्वेशन x square plus y square equal to 4, so taken its POLAR polar form। अगर हम पोलर फॉर्म लेते हैं तो हम x को क्या पुट करते हैं? r cos थीटा, एंड y को हम क्या पुट करते हैं? r sin थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर x को क्या पुट करेंगे? r cos थीटा, और y को क्या पुट करेंगे? r sin थीटा, क्योंकि इसको हम इजी करने के लिए, क्योंकि अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ऐसे ये सोल्व होगा नहीं, काफ़ी लंबा खिंच जाएगा और ये अनसॉल्व रह जाएगा। तो इसलिए हमने इसको सोल्व करने के लिए इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो ds की हमारे पास वैल्यू होगी वो एक्चुअली ds की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी r d थीटा एंड dr। अब हमारे पास बात आती है लिमिट्स की, तो लिखेंगे लिमिट्स ऑफ r। तो r एक्चुअली क्या होता है? रेडियस, और रेडियस उसका जो है सर्कल का, कि जो ये एक सर्कल ही है, जो कर्व है हमारे पास, ये जो कर्व है इसका जो रेडियस है वो कितना होगा? 0 से लेके 2 तक, क्योंकि इसके जो रेडियस 2 है हमारा, तो होगा इसका जो इसकी लिमिट्स होगी वो होगी r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू 2। और एक सर्कल के लिए लिमिट्स ऑफ थीटा, एक सर्कल के जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू 2 पाई। अब हमारे पास सारा कुछ आ गया, हम पुट करेंगे। तो हमारे पास ये था, क्या था यहाँ पर? 1/2 S3 x स्क्वायर माइनस, या माइनस है वाई स्क्वायर, एक बार देख लूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 1/2 लिमिट्स ऑफ r 0 टू 2 लिमिट्स ऑफ थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई, एंड x की वैल्यू पुट करेंगे r cos थीटा, तो बन जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस y की वैल्यू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा बन जाएगा r d थीटा इंटू डी आर। इसको हम आगे सोल्व करेंगे स्टूडेंट। 1/2 0 टू 2 0 टू 2 पाई, इसमें से हम r स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, तो ये हमारा बन जाएगा, देखो r स्क्वायर हमने यहाँ से निकाले कॉमन, ये r एक और है तो बन जाएगा r क्यूब, अंदर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है? cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा एंड d थीटा इंटू डी आर। ओके स्टूडेंट, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले करते हैं विस्पेक्ट टू r, और जब हम विस्पेक्ट टू r सोल्व करेंगे तो ये cos 2 थीटा हमारा बन जाएगा कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 1/2 0 टू 2 पाई cos 2 थीटा। ओके स्टूडेंट, ये बन गया डी थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 1/2 0 टू 2 पाई cos 2 थीटा r⁴/4 0 टू 2 d थीटा। ओके,
इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। देन यस स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारा बन जाएगा 0 to 2 पाई cos 2 थीटा, ये 4 को निकालें कॉमन बाहर तो बन जाएगा 4 to the 8, और यहाँ पर क्या आर स्क्वायर तो बन जाएगा 4 एंड डी थीटा। तो ये क्योंकि जो लोअर लिमिट से वो 0 है तो वो 0 बन जाएगा, और जो अपर लिमिट से 2 थी तो आर स्क्वायर 2 स्क्वायर बन जाएगा 4। देन यस, अब हमने क्या किया, जो अपर लिमिट है वो वैल्यू हमने पुट करी तो बन गया 4, और लोअर लिमिट क्या हमें 0, तो वो 0 बन जाएगा, और हमने 4 निकाल लिया बाहर तो बन गया 8। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब ये बन जाएगा 1/8, तो इसको भी 4 को निकालते हैं बाहर तो बन जाएगा 1/2 0 to 2 पाई cos 2 थीटा डी थीटा। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1/2 cos 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin 2 थीटा 0 to 2 पाई। लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, sin 2 into 2 पाई 4 पाई माइनस sin 2 into 0 0 1/2 sin 4 पाई कितना होता है 0 माइनस sin 0 sin 0 कितना होता है 0, वही हमारा बन जाएगा 0। तो हमारे पास जो आया हमारे पास आंसर स्टूडेंट वो क्या है, हमारे पास f वेक्टर डॉट n कैप डी एस इज इक्वल टू, जो S1 हमारे पास आया था 4, S2 आया था 0 और S3 भी आया था 0, तो ये हमारा आ गया 4 पाई। तो जो कल हमने प्रूव किया है वो किसके इक्वल हो गया, उसके इक्वल हो गया। कल हमने क्या प्रूव किया था, कल हमने प्रूव किया था कि ट्रिपल इंटीग्रल V डाइवर्जन f वेक्टर dv इज ऑल्सो 4, देन हेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव्ड। सो स्टूडेंट, हमने ये जो थ्योरम हमने प्रूव कर ली और ये जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया पूरा इसको। देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।